नमस्कार दोस्तों, मैं जीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को जो जूनियर का टीईटी और सुपर टेट के लिए जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसका विज्ञान का ये सेकंड पोर्शन है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना था साउंड से। देखिए साउंड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, आपको जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है मैंने बता दिया है। उसमें क्या क्या आते हैं वो चीज़ें आपको देखना है। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों चीज़ें आती हैं। अब देखिए ये एक्सटीरियर और ये बीच वाला निर्वात है, निर्वात पोर्शन है। इधर इंटीरियर और ये कांच का है। इस ग्राफ को आप समझ सकते हैं। साउंड में देखिए कैसे है। एक ऑडिबल साउंड मतलब होता है श्रव्य ध्वनि, और नॉन ऑडिबल यानी अश्रव्य ध्वनि। देखिए श्रव्य ध्वनि कितना होता है, कितना व्यक्ति सुन सकता है, कितने हर्ट्ज तक। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सुपर टेट में या टेट जो जूनियर लेवल का होता है उसमें फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। फैक्ट पर हम लोग को वर्क करना है। तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज तक होता है, जिसे हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। आराम से एक व्यक्ति सुन सकता है। अश्रव्य ध्वनि क्या होते हैं, एक होता है भैया लेस देन 20 हर्ट्ज यानी 20 से हर्ट्ज से कम, जिसे इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। ये अपश्रव्य किरणें। अब ये सुनते कौन कौन हैं, जैसे व्हेल एक मछली है, एक कुत्ते हैं, एलिफेंट, हाथी, ये 5 हर्ट्ज तक सुनते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भैया आप लोग के लिए। अपश्रव्य क्या होते हैं, किरणें, और उस कितने लोग सुनते हैं। व्हेल है, डॉग कुत्ता, एलिफेंट, हाथी, ये वर्ड याद रखना, ये पूछा जाता है। फिर ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अल्ट्रासोनिक यानी प्रश्रव्य बोलते हैं। और ये क्या कौन कौन से सुनते हैं, कौन कौन प्रश्रव्य में आता है, चमगादड़, चूहा, कुत्ता और डॉल्फिन मछली। या फिर ये सुन लेते हैं 5 साल के चाइल्ड, 5 साल के बच्चे होते हैं वो इसको सुनते हैं। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, अल्ट्रासोनिक मशीन में। ये किडनी के पत्थरों के तोड़ने में, जैसे होते नहीं अल्ट्रासोनिक, जैसे किडनी उडनी की में पत्थर वत्थर पाए जाते हैं उनको जिसे लेजर कहते हैं, उस टाइप से धातु में आए दरार को पता करने में। सोनार यानी साउंड, ये नेविगेशन एंड रैंगिंग के लिए होता है, इनका प्रयोग किया जाता है। फिर ये जो होते हैं भूकंप तरंगे हैं। आपके जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड समझ लीजिए, वही इम्पोर्टेंट यहाँ दिया गया है। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट कर लीजिए। मुझे तो लगता है इसमें सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। देखिए अब इसमें सुपरसोनिक क्या होते हैं, वेव, सॉफ्ट वेव, ये क्या होते हैं, स्पीड इनकी क्या होती है, मीडियम यानी हवा में। ये भैया आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप सुपर टेट दे रहे हैं तो, या फिर आप जूनियर टीईटी दे रहे हैं तो उनके लिए, यानी विज्ञान वर्ग के जितने लोग हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रस्रव्य तरंगे जो होते हैं सुपरसोनिक वेव, ये इनकी स्पीड कितनी होती है, यानी मीडियम हवा में। मैं लिखा दूंगा कि मीडियम यानी हवा में कितनी होती है, पानी में कितनी होती है, ये ठोस में कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको याद रखना है और मैं लिखा दूंगा आपको अगर आपकी डिमांड है तो। चलिए 1 मिनट। इसके बाद में देखिए ब्लोस्ट जेट प्लेन, पानी में इसी तरंग को वो वेव कहते हैं, वो तरंग कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से, यानी वो तरंग क्या होता है, यही अल्ट्रासोनिक सॉरी सुपरसोनिक वेव होते हैं। फिर ध्वनि का तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी मात्रा इसका क्या होता है, डीबी यानी डेसिबल। तो हेयरिंग कितना सुन सकते हैं, 15 डीबी से 180 डीबी तक ध्वनि की तीव्रता को हम लोग सहन कर सकते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप सुपर टेट या जूनियर टीटी दे रहे हैं तो इसको ज़रूर ध्यान रखना।
मात्रक। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता, यानी ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो डेसिबल या डीबी जो भी देगा। अब एक व्यक्ति को सुनने के लिए यानी हेयरिंग कितनी होती है, तो वो 15 से 180 डीबी। फिर श्रवण क्षमता, ये आप देख सकते हैं, यानी 15 डीबी तक हार्ट बीट मिनिमम होते हैं। फिर 16 से 40 डीबी तक जनरल टॉकिंग, यानी घड़ी की मिनट्स में हो जितने होते हैं ये जनरल टॉकिंग्स जो साधारण। 41 से 80 सोटी, यानी चिल्लाना जिसे कहते हैं, जिसे ट्रैक्टर वैक्टर की आवाज़ होती है। फिर 80 से 130 ये नॉइस पोल्यूशन, यानी शोरगुल कहते हैं। फिर 180 के ऊपर के मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होता है। और हर एक व्यक्ति, अब सोचिए 15 यानी मिनिमम होता है, 16 से 40 घड़ी की अलार्म अलार्म है, जैसे इस टाइप की जो होती हैं सुइयाँ होती हैं वो सब होते हैं। ट्रैक्टर की आवाज़ 41 से 80 के बीच में होता है। अब क्वेश्चन देखो, क्योंकि सुपर टेट में मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए सुपर टेट में विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग पहला कुछ मतलब टॉपिक है इस टाइप का, आप देखना है सिलेबस में, विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग। आप बताइए, जैसे अब यहाँ ट्रैक्टर का एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि हाँ ट्रैक्टर की आवाज़ यानी धुन लगभग कितने के बीच में होती है, 41 से 80 डीबी के बीच में होती है। नॉइस जो पोल्यूशन कितने होते हैं, 80 से 130 होती है। तो ये सारी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नॉर्मल हेयरिंग 16 से 80 डीबी तक होता है। फिर मेट्रो हॉर्न जो होते हैं ये नॉइस पोल्यूशन 80 से 130 होते हैं। फैक्ट्री भी इसी इक्वल में आता है। फुल वॉल्यूम ऑफ, जब एरोप्लेन की पूरी आवाज़ ओपन कर दीजिए तब ये 80 से 130 डीबी में आता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर तरंग देखिए, सॉरी तारत्व क्या होता है, किसी भी वस्तु की प्रति सेकंड कंपन की को कहा जाता है तारत्व। जैसे ये देख लीजिए, बाई फिगर सारी चीज़ें समझा भी दिया गया है। तारत्व तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे जो हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग की आवाज़ होती है वही तारत्व, यानी पिच जिसे बोलते हैं। किसी भी वस्तु की प्रति सेकंड कंपन की संख्या जो है वही है तारत्व। जैसे मेल में कितने होते हैं, फीमेल क्या होता है। देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र में, देखिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे सुपर टेट के लिए मोस्ट सुटेबल है, सबसे बढ़िया है। क्योंकि देखिए सुपर टेट दैनिक जीवन पर डिपेंड है और ये क्वेश्चन जो है एक एक लाइन यहाँ की इम्पोर्टेंट है आपकी सुपर टेट के लिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र पिच के अनुसार बनाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ देखिए एक्सो क्या होता है, प्रध्वनि गूंज जिसे कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप पढ़ चुके होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी प्रकार से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है। प्रकाश एक ध्वनि से मतलब एक मीडियम से टकरा के वापस जाते हैं, उसी प्रकार से ध्वनि जब हम एक बंद कमरे में कोई बड़ा सा हॉल हो और बंद कमरे में अगर हम आवाज़ करते हैं तो आवाज़ हमारी टकराती है किसी दीवार में जा कर के। जैसे मान लीजिए कोई एक दीवार है, अब मैं इस यानी कोई एक घर है, इस घर में अगर हम बोलते हैं कहीं एक कोने में जा कर के, तो ये मेरी आवाज़ इस पूरे कमरे में ये जा कर के टकराएगी, तो इसको गूंजेगी मेरी आवाज़। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मिनिमम टाइम, अब ये देखिए मिनिमम टाइम 0.15 सेकंड। मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर तक होना चाहिए। स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यस बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। 34.4 गुणे 0.1। तो डी बराबर यहाँ से क्या आएगा, 34.4 अपान 2 से जब काटोगे 17.2। तो मिनिमम डिस्टेंस है। आप अगर देखना चाहें तो यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं, ये फार्मूले पूरे आपको दिए हैं। डिस्टेंस फिर 4150 मीटर, साउंड ऑफ 332 मीटर प्रति सेकंड। तो अब यहाँ से देखिए डिस्टेंस आपको दिया है
41 यानी 4150 मीटर। अब साउंड यानी सॉलिड में साउंड क्या होता है 332 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से टाइम कितना लगेगा 4150 बटे 332, तो कितना आएगा 12.5 काट के आप देख भी सकते हैं। सेकेंड इंटू 2, तो इसको जब करोगे 25 सेकेंड लगेगा। फिर देखो चमगादड़ प्रध्वनि के आधार पर चलते हैं, अल्ट्रा वायलेट वेव के अनुसार ये चलते हैं। समुद्र की गहराई भी इसी से पता लगाई जाती है। फिर ध्वनि की चाल पर ताप, दाब और आर्द्रता की निर्भरता होती है। मतलब इस पर एक पॉइंट है, टॉपिक समझ लीजिए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहले टॉपिक देखिए कि ध्वनि की चाल पर ताप यानी ताप का प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पर, दाब का प्रभाव पड़ता है, या आर्द्रता यानी नमी की प्रभाव पड़ता है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें देखना है। तो पहला इफेक्ट ऑफ प्रेशर यानी यानी दाब का प्रभाव। तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो सीधी सी बात है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में होता है। वॉल्यूम है अगर 0.61 मीटर पर सेकेंड, 1 डिग्री टेम्परेचर पर होता है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, तो ये क्या होता है भैया, वी इक्वल ये प्रेशर डेंसिटी है, तो इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ड्राई एयर यानी सूखी हवा डेंसिटी, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। जैसे जैसे वस्तु की आर्द्रता बढ़ती है वायु में ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। यानी जैसे जैसे वायु की आर्द्रता बढ़ती है यानी नमी बढ़ती जाती है, तो वायु में ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। वायु में ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। अब इसको हम थोड़ा समझा दें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए दिन में अगर आप चिल्लाओ तो इतनी आवाज़ दूर तक नहीं जाती। इसके दो रीज़न, एक तो शोरगुल ज़्यादा होता है और दूसरी उस टाइम आर्द्रता जो होती है वो थोड़ा कम होती है। लेकिन रात के समय अगर चिल्लाओ तो आर्द्रता ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आवाज़ भी बहुत दूर तक जाती है। और एक चीज़ बता दें, अगर कोई नदी है या मतलब नदी वदी जहाँ नमी ज़्यादा हो उसके किनारे अगर आवाज़ करो तो आवाज़ और ज़्यादा दूर तक जाती है। उसका यही रीज़न है। फिर देखिए बढ़ जाती है क्योंकि आर्द्र हवा का घनत्व शुष्क हवा से कम होता है। आर्द्र हवा का घनत्व जो होता है वो शुष्क हवा से कम होता है। फिर भैया रडार, रडार क्या होता है और सोनार क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आप देख लीजिए। यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार का फुल फॉर्म है भैया रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये रडार का फुल फॉर्म है। इधर देख लो भैया सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब जितने लोग मेरे वीडियो को सीरियस मूड से देख रहे हैं मैं उनसे एक कमेंट करना ये चाहूँगा, और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या आपको सोनार या रेडार का फुल फॉर्म पता था या नहीं। और मैं बता दूं कि ये सब पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो कमेंट में लिखोगे हाँ पता था, अगर नहीं पता है तब भी लिखोगे कमेंट में कि मुझे नहीं पता था। अब मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें आप लोग को पता भी होंगी क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इनका होता है, फिर एयर या वैक्यूम दोनों में होता है, हवाई जहाज़ों में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए अंडर वाटर यानी पानियों में साउंड वेव होते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव है पनडुब्बी में एक ऊपर होता है। अब देखिए प्रयोग कहाँ किया जाता है, एयर क्राफ्ट रेंजिंग में या उपग्रह रेंजिंग में होता है। ये वेदर फॉरकास्टिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इधर देखा जाए तो सिर्फ अंडर के लिए डेप्थ ऑफ सी समुद्र की गहराई नापने के लिए, इन सब के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए मोशन गति, अब ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका गति क्या होता है मोशन, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। डिस्टेंस, मोशन में क्या क्या आएगा, डिस्टेंस यानी दूरी और डिस्प्लेसमेंट, दो का बहुत बड़ा रोल है और दोनों यहाँ पर आपको तुरंत मिल गए हैं। समझ लीजिए इस पूरे चैप्टर पर यही चीज़ अध्ययन करना है। डिस्टेंस यानी दूरी, इसका मतलब दूरी किसी टोटल पाथ को,
आदेश यानी ये स्केलर क्वांटिटी। अब बताओ क्वेश्चन ये पूछा जाता कि नहीं पूछा जाता, दूरी किस तरह के मात्रक है? अदिश है, ये सदिश है। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, थोड़ी इस पर हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। यानी सदिश राशियाँ वह होती हैं जिनकी दिशा निश्चित होती है, यानी दिशा के साथ साथ, और सदिश राशियाँ वो अदिश राशियाँ जिनके कोई दिशा उसा फिक्स नहीं होती है। तो इसमें टोटल पाथ अदिश राशियाँ, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से चलना शुरू किया हूँ। अब ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे ऐसे करके अगर मुझे यहाँ तक जाना है, ए और बी, ये जो टोटल जो दूरी है, इसको जब मेजरमेंट किया जाएगा तो इसको कहा जाएगा दूरी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन कितना हुआ ए से लेकर बी तक के बीच में, तो यही इतना तो हुआ, तो ये आपका विस्थापन हो जाएगा। देखो अभी यहाँ समझाया भी गया है। डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है, विस्थापन, यानी मिनिमम पाथ इन ए लीनियर, यानी मिनिमम पाथ क्या। तो अभी देखो जो मैंने चित्र बनाया था उसमें मिनिमम पाथ क्या होगा, जैसे अभी मान लीजिए एक सपोज दैट अगर मुझे यहाँ से चलना है, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, अब मुझे ए से, सॉरी बॉस, देखो अब डिस्टेंस, मान लीजिए कि मैंने यहाँ से शुरू किया है चलना ये से, और मैं बी तक जा रहा हूँ, बी तक मुझे जाना है। तो ये से मैं शुरू करूँगा और बी तक मुझे जाना है, ये से मैं शुरू करूँगा और बी तक मुझे जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जब टोटल दूरी जो होगी इस टोटल को काउंट किया जाएगा, तभी तो मुझे डिस्टेंस का पता चलेगा, यानी दूरी का पता चलेगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत है तब मैं इतनी दूरी ना जा करके मैं डायरेक्ट ये जो 8 मीटर दिया हुआ है यही दूरी को अगर हम काउंट कर लें तो हमको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो वही चीज़ डिस्प्लेसमेंट में बताया, ये वेक्टर यानी सदिश राशि। तो अगर मान लीजिए ए बी की दूरी 8 सेंटीमीटर है और बी सी की दूरी 6 सेंटीमीटर है, अगर मुझे ए सी की दूरी पता करना हो तो भैया पाइथागोरस प्रमेय का यूज करिए और आराम से बता सकते हैं। और अगर वैसे देखा जाए 8 से 14 या विस्थापन 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस अगर देखा जाए तो भैया एक चीज़ मैंने बताया था, ये 10 जो निकाला गया ये तो वो तरीका है। लेकिन मैंने बताया था कि अगर ये से मैं चलना शुरू करूँ और बी तक पहुँचूँ, तो अगर इसकी दूरी देखी जाए, अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ तो इसकी दूरी कितनी होगी, 10 और 6 16, 10 और 6 16 होगा। अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ यहाँ तक पहुँचूँ ए से लेकर सी तक, तो 8 और 6 14, 14 होगा कि नहीं होगा। अब विस्थापन कितना होगा, सिर्फ 10 मीटर। एक मिनट, जैसे मान लीजिए मैं ए से चलना शुरू किया हूँ और मुझे सी तक जाना है, तो ए से दो रास्ते हैं, एक तो अब मैं इधर जाऊँगा, एक इस तरह से होकर जाऊँगा। तो जब मैं ए से स्टार्ट करूँ बी तक जाऊँ, बी से स्टार्ट करूँ सी तक जाऊँ, तो इन दोनों को ऐड कर लो, 8 + 6 = 14 मीटर, और ए से सी के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट और उसको बोलेंगे डिस्टेंस। देखिए चाल स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्केलर क्वांटिटी चाल। फिर वेलोसिटी यानी वेग। अब ये सब देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है भैया, यहाँ से देख लीजिए, कम से कम कुछ जितने हैं उतने देख लो। तो चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी यानी वेग, वेग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो दोनों में अगर इनकी यूनिट देखी जाए तो दोनों एक ही हैं, लेकिन अंतर क्या, इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेक्टर क्वांटिटी यानी ये सदिश राशियां हैं ये। एक मिनट थोड़ा इसको और इधर कर दें। अब देखिए ये सदिश राशि हैं, स्केलर का मतलब है सॉरी अदिश राशि, ये क्या है, अदिश राशि का चाल। अब वेलोसिटी वेग क्या है, सदिश राशि, सदिश राशि। फिर वेक्टर क्या है, इन एसेलरेशन त्वरण क्या है, क्योंकि वेलोसिटी, वेलोसिटी अब पता चल गया वेक्टर है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा, ये वेक्टर यानी सदिश राशियाँ हैं, ये एसेलरेशन
एसिलरेशन की हिंदी होती है त्वरण, ये लिखा भी है। फिर देखो यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। एक समान गति में क्या होता है कि 5 मिनट में 5 मीटर दूरी जाया जा रहा है, फिर 5 मिनट में 5 मीटर दूरी जाते हैं, तो इनको एक समान गति कहते हैं। फिर देख इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, b बराबर u प्लस ए टी। वी का मतलब क्या है, फाइनल वेलासिटी, यू का मतलब इनिशियल वेलासिटी, और ए का मतलब क्या है, एसिलरेशन, जिसका मतलब होता है त्वरण, जिसका मतलब क्या होता है, त्वरण। टी मतलब टाइम होता है, यस का मतलब होता है पोजीशन। अब देखो v माइनस यू बराबर ए टी। ए का मतलब आपको पता है त्वरण होता है, टी का मतलब टाइम होता है, v मतलब होता है फाइनल वेलासिटी, यू का मतलब होता है इनिशियल वेलासिटी। तो यहाँ से देखो जब b माइनस यू बराबर ए टी है, तो यहाँ से अगर मुझे ये एसिलरेशन निकालना हो तो क्या होगा, b माइनस यू अपान टी, होगा कि नहीं होगा। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेलासिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन। फिर देखो इक्वेशन सेकंड, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, यानी यस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ए टी स्क्वायर हाफ जो होगा, फिर यू टी इधर प्लस में तो इधर माइनस में, यानी यस माइनस यू टी, यू टी यस माइनस यू टी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अब ए टी स्क्वायर इधर 2 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 यस माइनस 2 u t बराबर ए टी स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से a बराबर जब निकालोगे तो t बटे में आ जाएगा, इधर 2 इन ब्रैकेट यस माइनस यू टी, ये क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से अगर ये निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2s, ये वेलोसिटी के रिलेशन में इक्वेशन है। फिर देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये भी भैया इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ क्या होता है, जड़त्व ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो लॉ, जड़त्व का नियम। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ फोर्स, ये बराबर एम ए होता है। देखो अब फर्स्ट लॉ क्या होता है, मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि यदि वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, यदि वस्तु गति यानी मोशन में है तो वो मोशन की गति में रहेगी। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक वस्तु ये रखी है एक जगह पर, तो ये वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहेगी। यही इनर्शिया ऑफ टेबल है। लॉ ऑफ फोर्स यानी सेकंड, न्यूटन्स के सेकंड लॉ जो होते हैं लॉ ऑफ फोर्स है, इसका मतलब क्या होता है कि मास और एसेलरेशन की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है फोर्स। एक्शन रिएक्शन लॉ, इसका मतलब तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, और इसमें ये होता है कि अगर जैसे बंदूक की गोली मारने पर, तो ये सब इसमें इसके एग्जाम्पल हैं। वेट इन लाइट, फ्री फॉलिंग ऑक्सीजन, ये इक्वल टू जी इन ग्राम, जिसका होता है गुरुत्वाकर्षण बल, यह बराबर एम जी माइनस आर, ये डिक्रीज यानी घट रहा है, ठीक है। फिर यह बराबर एम ए, ये इंक्रीज यानी बढ़ रहा है। फिर इसके बाद में वेट यानी सेम है, अगर जब दोनों सेम होगा तो एफ बराबर एम जी माइनस आर होगा, और एफ का मतलब 0 होगा, एम जी माइनस आर, तो आर बराबर एम जी होगा, जहाँ पर आर डब्ल्यू यानी वेट होगा तो डब्ल्यू बराबर एम जी होगा। और यहाँ से देखो जब इंक्रीज यानी थोड़ा ज़्यादा होगा तो एफ का मान, जब देखो जब ज़्यादा होगा तब एफ का मान नेगेटिव में आ जाएगा, तो माइनस एम ए बराबर एम जी माइनस आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर इधर आ जाएगा, और ये एम जी जो इधर माइनस में है, ये एम जी जो इधर माइनस में है, ये उधर जब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर जो आर माइनस में, ये इधर आ गया तो माइनस में है, तो इधर आ गया प्लस में हो जाएगा, तो आर प्लस एम ए जो माइनस में प्लस में हो, तो एम जी प्लस एम ए। तो यहाँ से चाहो तो आप
एम कॉमन लो, जी प्लस ए भी हो जाएगा। अब जब डिक्रीज यानी कम है तब क्या होगा, एम ए बराबर एम जी। तो एम ए बराबर एम जी, उस टाइम में देखो क्या होगा, एम ए बराबर एम जी माइनस आर, आर इधर आ जाए तो एम जी माइनस एम ए हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर एम जी माइनस एम ए। अब फिर ए बराबर जब इक्वल में है तो एम ए बराबर एम जी, यहाँ से एम का मान ये हो जाएगा, तो एम ए माइनस एम जी। उस टाइम में डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ए बराबर जब जी है, ए बराबर जी है तो यहाँ भी जी हो जाएगा। जब यहाँ जी हो जाएगा तो डब्ल्यू बराबर 0 हो जाएगा, यानी वर्क जो है कुछ भी नहीं होगा, भारहीनता प्रतीत होगा। फिर मोमेंटम यानी संवेग क्या है, तो भैया द्रव्यमान गुणे वेग, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसकी यूनिट होती है। द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। ये सारी चीज़ें आप लोग समझ लीजिए, देख भी लीजिए। ये जो इम्पोर्टेंट हैं फार्मूले उसको कंप्लीट कर लीजिए। जैसे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अप्लाइड फोर्स पर होता है। फिर लिखा है ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ये है क्या है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिनमें दो वस्तु जिनमें द्रव्यमान और ऊर्जा हो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या क्या हो, तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें दो चीज़ें, एक द्रव्यमान हो और ऊर्जा हो तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे वेट बराबर यम, वही द्रव्यमान, और जी कोई एक ऊर्जा हो। जैसे ज्वार भाटा में भी एक द्रव्यमान ऊर्जा वाला बात है। फिर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, एम ए, मान लीजिए कोई दो भार हैं या दो कोई गोले हैं, जो एक का द्रव्यमान m1 दूसरे का m2 है, यह प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, यह प्रोपोर्शनल 1/r²। तो यह बराबर क्या होगा, m1 इंटू m2/r²। तो यह बराबर क्या होगा, g m1 इंटू m2/r²। तो g क्या होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर जी का मान क्या होगा, कैपिटल जी और स्मॉल जी, ये आपको बताया जाएगा, लेकिन कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। फॉर अर्थ पृथ्वी के लिए क्या होगा, एम ई बराबर एम आर, तो जी का डायमेंशनल होगा। ये देखो फॉर अर्थ के लिए क्या होगा, एफ इक्वल क्या होगा, जी एम ई यानी कैपिटल एम यानी द्रव्यमान अर्थ के लिए, फिर एम बटे आर ई का स्क्वायर। जी का है डायमेंशन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये किलोग्राम मीटर क्यूब। अब देखो फिर किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब बटे किलोग्राम सेकंड स्क्वायर। ये चीज़, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, इनकी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होता है, जी इनको शॉर्ट में जी कहते हैं, प्रतीक है ये। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये इनका मात्रक है। तो यह बराबर एम जी होता है, जहाँ से जी बराबर क्या होगा, यफ बटे यम। यफ का मतलब अभी आपने लिखा आ रहा ही है, यम का है, यम लिखा है, आप देख लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी यफ बराबर अभी आप क्या पढ़े हैं कि कैपिटल जी एम ई बटे आर, ई का होल ऑफ स्क्वायर इंटू यम, जी बराबर यहाँ से आएगा। तो जी बराबर ओवरऑल क्या आ जाएगा, जी बराबर देखिए यहाँ ये लिखा भी है कि जी इक्वल क्या होगा, कैपिटल जी एम ई बटे आर ई। एम ई का मतलब द्रव्यमान जो होगा वो अर्थ का होगा और उसकी रेडियस त्रिज्या। फिर है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, जी के मान में अंतर। ये भैया इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह में ऊपर जाते हैं जी का मान, यानी जी का मान क्या होता है, कम होता जाता है।
फिर EG बराबर RE यानी 6400 किलोमीटर, H बराबर 6400 किलोमीटर, तो G ये 6400 किलोमीटर बटे 12,800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप निकाल लीजिए, डबल जीरो से जब डबल जीरो करो तो 64 दूना 128 बटे 2 और उसको स्क्वायरिंग करोगे तो GS बटे 4 क्या हो जाएगा, GS बटे 4 हो जाएगा। तो ये आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह के नीचे जाते हैं तो G का मान कम हो जाता है, 6400 बटे 6400, तो ये 0 आ जाएगा यानी G का मान 0 हो जाएगा। फिर देखिए पोल यानी ध्रुव पर क्या होगा 10। ये चीज़ देखो, जो हम लोग स्टैंडर्ड मानक से याद करते हैं वो यही है। जी का मान मैक्सिमम होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जी इक्वेटर मतलब लगभग होता है इक्वेटर पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, और मिनिमम याद रखना कि जी का मान मैक्सिमम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मिनिमम 0 मीटर प्रति सेकंड होता है। मैक्सिमम द्रव्यमान और वेट, एक मिनट यार, एक मिनट। मास यानी द्रव्यमान क्या है, मास मिली, अब फिर वेट भार, फिर किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन जो होते हैं सेम और चेंज होता है। तो 0 यानी मून पर कितना होगा GS/6। इसका मतलब थोड़ा समझ लो भैया, ये भी एक हिसाब से देखा जाए तो जीवन मतलब प्रयोग वाली दैनिक चीज़ों में है कि अगर चंद्रमा पर भार देखा जाए तो आपको पता है कि पृथ्वी का भार का 1/6 हिस्सा होता है। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर हो जाएगा 60/6 यानी 10 किलोग्राम का। तो यही चीज़ आपको समझना था यहाँ पर। फिर देखिए कक्षीय चाल तथा प्लायन वेग में संबंध, यानी कक्षीय चाल और प्लायन वेग में ऑर्बिटल स्पीड। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में किसी कक्ष के पिंड को यानी फेंकने के लिए आवश्यक न्यूनतम चाल क्यों कक्षीय चाल कहते हैं। इसके वेलोसिटी वो न्यूनतम वेग जिस पर, एक मिनट, वो न्यूनतम वेग, ये देखिए, वो न्यूनतम वेग जिस पर किसी भी वस्तु को फेंकने पर वह गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाए उसे इसकी वेलोसिटी कहते हैं। फिर ऑर्बिटल स्पीड, ये ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है और सेंट्रीपिटल फोर्स पर, आप केंद्रीय बल पर डिपेंड करता है, जैसे mv²/r। तो ये फार्मूला है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, G(M)E/M/r² यहाँ देखिए M(V0)r², तो r² से ये कट गया, M से M कट गया, तो G(M)E/r ये हो जाएगा। तो यहाँ पर B इक्वल यानी यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर जब हटेगा तो इस स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो B इक्वल स्क्वायर रूट G(M)E/r। तो यहाँ से B और G बराबर आपको पता है कि G(M)E/r क्या होता है, G होता है। तो उसकी जगह पर हम लोग G(r) लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए प्लायन वेग क्या होता है, ये भैया याद कर लीजिए। अगर 10 मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई वस्तु फेंकी जाए तो भैया प्लायन वेग मतलब वो अंतरिक्ष में चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। एस्केप एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होता है G(M)E अर्थ के लिए यानी ½ mv² होता है। फिर है भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका मतलब क्या होता है, हाइट 36,000 किलोमीटर, लगभग ये 35,788 किलोमीटर एग्जैक्ट। भू स्थिर उपग्रह, वहाँ पर जियो सैटेलाइट यानी स्टेशनरी सैटेलाइट स्थित है। यह एक उपग्रह है जिसका कक्षीय काल पृथ्वी की परिक्रमण काल के बराबर होता है, अर्थात 24 घंटे होता है। GPS, मौसम का पूर्वानुमान, दूरदर्शन प्रसारण, संचार व्यवस्था, इनका प्रयोग होता है। फिर कैपलर्स लॉ क्या होते हैं, देखिए लॉ ऑफ ऑर्बिट यानी कक्ष
का नियम। तो सारे ग्रह एक दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करते हैं जिसके फोकस पर सूर्य होता है, सेंटर पर सूर्य होता है। फिर लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम क्या होता है वो देख लीजिए। कोई रेखा जो सूर्य को ग्रह से मिलाती है समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। लॉ ऑफ पीरियड क्या होता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी आर क्यूब होता है, यानी रिवोल्यूशन पीरियड होता है। ये बाई फिगर से आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है भैया पेंडुलम क्या होता है, दोलक, स्ट्रिंग। फिर एक्सेलरेशन इन दोलन क्या है, ऑसिलेशन, ये आप समझ सकते हैं। टाइम पीरियड, सीधी सी बात है। जैसे पेंडुलम का सेंस ये है कि अगर मान लीजिए एक रस्सी है, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये कोई खूंटी है, यहाँ पर अगर कोई रस्सी बंधी है, कोई वस्तु ये थोड़ा थोड़ा इस तरह से अगर मूव करेगी कि नहीं करेगी, ये झूले का जैसे घूम देख लीजिए, वो ऐसे ऐसे घूमते हैं। एक अपने सिस्टम से ले लिया जाए, ये देखो कि अगर मान लीजिए एक रस्सी को बांध के और उसको हिलाया जाए तो क्या होगा, कुछ ऐसे ऐसे हिलेगा कि नहीं हिलेगा। तो इनके मिड पॉइंट से जो ये बार बार आते जाते हैं, ये पेंडुलम है। टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल यानी दोलन में लगा समय टाइम पीरियड कहलाता है। सबसे शॉर्ट में इसके फैक्टर एफेक्शन फार्मूला होता है T=2π√L/G। टी प्रोपोर्शनल एक फार्मूला, ये सारे फार्मूले हैं। गर्मियों में दोलन धीमा और सर्दियों में तेज, क्योंकि यल बदल जाता है, ये इम्पोर्टेंट है भैया। टी प्रोपोर्शनल यल जब टेम्परेचर हाई होता है मतलब कि गर्मियों में, और टी प्रोपोर्शनलिटी 1/L कब, जब टेम्परेचर लो होता है यानी ठंडियों में। सेंटर पर दोलन स्टॉप यानी रुक जाता है। देखिए एक साइड से कहीं से स्टार्ट करेगा, एक साइड से जब स्टार्ट करेगा दोलन तो उनकी एक स्थिति ऐसे आएगी, जैसे मान लीजिए एक साइड से जब झूला चलता है तो क्या होता है, दूसरी तरफ फिर तक जाता है खूब स्पीड से, एक उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है, फिर वहाँ से वापस आता है। तो एक स्थिति बीच में तो ऐसे ज़रूर आती है जहाँ पर वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, चाहे नैनो सेकंड के लिए हो, लेकिन हो जाता है। फिर वो जाता है दूसरी साइड में मैक्सिमम पॉइंट तक, तो वहाँ पर टी इन्फिनिटी यानी स्टॉप रुक जाता है। टी इन्फिनिटी और उनकी प्रोपोर्शनल होता है साइन के। तो वह है प्रॉपर्टी ऑफ वेव है। फिर बर्नौली प्रिंसिपल्स यानी बर्नौली थ्योरम क्या है, ये भी देख लीजिए। वैसे आना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि सिलेबस जो होगा वो क्लास 12 तक मिनिमम माना जाता दिया जाएगा, तो इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। एक शॉर्ट नोट्स है, अगर आप लोग को इसकी ज़रूरत भी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। या तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसमें सुपर टेट 2021 7576 लिखा है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल्स इनके अनुसार अगर देखा जाए तो किसी भी, एक मिनट, एक मिनट, हाँ देखिए बर्नौली थ्योरम्स क्या हैं, थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए बर्नौली थ्योरम्स क्या हैं, इनके अनुसार किसी भी तरल की चाल बढ़ाने से तरल का दाब तथा स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। इस तरल की स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। तो यहाँ से देखें तूफान के समय जैसे छत का उठना, फिर नाव चलाना, फिर गाड़ियों में के ब्रेक, रेलवे के पास खड़ा होना, फिर हवाई जहाज़ का उड़ना, पानी का छिड़कना, ये सब भैया बर्नौली थ्योरम्स पे डिपेंड है। अब यही दैनिक उपयोग है डेली लाइफ में, और साइंस में जो सुपर टेट में हम लोग का पूछा जा रहा है या जूनियर टेट में जो क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ इसी से रिलेटेड आप लोग में क्वेश्चन आएंगे।
तो इसको आप समझ लीजिए जैसे तूफान के समय छत का उड़ना। क्वेश्चन आ जाए कि तूफान के समय छत का उड़ना किस प्रकार की मतलब किस थ्योरम पर डिपेंड करे, किस पर डिपेंड करती है, तो बर्नौली थ्योरम जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर देना। 4 यानी नाव चलाना, ये किस पर डिपेंड करती है, तो बर्नौली थ्योरम पर है। फिर गाड़ियों के ब्रेक, रेलवे के पास खड़ा होना, हवाई जहाज का उड़ना, पानी का छिड़कना, ये सब इसी के कारण होते हैं भैया। फिर देखिए आप कहो तो यहाँ से कल से पढ़ाया है या पढ़ना हो समझना हो तो यहाँ भी देख लीजिए। जब भी किसी ठोस को द्रव यानी जब भी किसी ठोस को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है, इसके भार की में एक आभासी कमी आती है जो ठोस द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। जो ठोस द्वारा, फिर से देख लीजिए, जब भी किसी ठोस को द्रव में आंशिक यानी जब भी कोई मान लीजिए कोई ठोस है, ठोस पदार्थ है, उसको द्रव में जब आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में एक आभासी कमी आती है जो ठोस द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। बाई फिगर आप देख सकते हैं। बाई फिगर आप समझ सकते हैं। ये तीनों चित्र एप्लीकेशन क्या है जैसे नाव को बनाने में। अब यही सब आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया। नाव को बनाने में हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर यानी दूध में शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है इन्हीं का। सोचो कितना अच्छे से मतलब बेवकूफ़ बनाया जाता है कि उसमें पानी मिक्सअप कर देते हैं और पता लगता है किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमीटर के माध्यम से दूध शुद्धता मापने में प्रयोग किया जाता है। क्रीम वाले दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व डेंसिटी बढ़ जाएगा। क्रीम वाला दूध है, देखिए इनकी डेंसिटी, क्रीम वाले दूध में डेंसिटी कम रहेगा और वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी और उसमें डेंसिटी बढ़ जाएगा, विदाउट क्रीम वाला है। फिर अब देखो बल आघूर्ण क्या होता है। किसी भी वस्तु को अक्ष के परित घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। ये एक डिफिनीशन एक लाइन की। ये दूरी व साइन थीटा पर निर्भर करती है। इसको टाउ एफ डी, टाउ बराबर क्या होता है, एफ डी साइन थीटा, जहाँ पर न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या एम एल टू टी माइनस टू इनका मात्रक होता है। जैसे दरवाज़ों पर लगे हैंडल, झूला, शीशा, फिर आरा चक्की, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे दरवाजे पर जैसे देखिए हैंडल, जैसे पानी जब हम चलाते हैं जो हैंडपम्प होता है तो उनके हत्थे दूर से क्यों इतने बड़े लगाए गए हैं, दूर से पकड़ने के लिए। देखो दूर से सबसे दूर पर पकड़ो तो वहाँ पर बल थोड़ा कम लगता है। जैसे मान लीजिए एक नल है, थोड़ी देर के लिए देखिए, एक ये नल है। अब इस नल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मान लीजिए पानी निकल रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये नल जो कुछ ऐसे मान लीजिए लगा होता है, फिर इसके बाद में तो यहाँ पर जो ये इनका हत्था है, इस हत्थे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इस तरह से ये बना होता है। तो अब इस हत्थे को अगर मैं यहाँ से पकड़ के चलाऊँ तो ज़्यादा बल लगेगा, लेकिन अगर इसी को यहाँ से पकड़ के चलाया जाए तो थोड़ा कम बल लगेगा। ऐसा क्यों होता है, बल आघूर्ण के कारण। क्यों होता है, बल आघूर्ण के कारण। तो इसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, अब अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल भैया क्या होता है, इनके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों के लिए। तो फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर, फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर, फोर्स टुवर्ड सेंटर, यानी जब सेंटर की दूर बल लगे और सेंटर की तरफ बल लगे। अब इसमें एग्जांपल देखिए, किसमें, फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर, जैसे किसी भी तार पर बंधा पत्थर, फिर गाड़ी पड़ने पर गड्ढे से कीचड़ का बाहर आना,
अब जैसे मान लीजिए कोई गड्ढे में कीचड़ में गाड़ी चलाई जाती है तो गड्ढा में कीचड़ बाहर आता है, वो कैसे आता है? तो भैया फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर। फिर दो घनत्व वाली चीज़ों का अलग अलग करना। फिर यहाँ देखो भैया सैटेलाइट जैसे प्रयोग किया जाता है। फिर मौत की कुएं में बाइक का चलाना। या फिर देखिए जैसे जब मोड़ के समय पर जब कहीं कोई मोड़ होता है तो देखिए साइकिल आप लोग कैसे मोड़ते हैं, बाइसिकल कैसे मोड़ती है, बिल्कुल थोड़ा मुड़ जाती है अपने जिस तरफ मतलब मोड़ना होता है उसी डायरेक्शन में, चाहे दाहिने हो बाएं हो जिधर भी मुड़ना हो उसी डायरेक्शन में साइकिल या बाइक मुड़ जाती है। तो अब देखिए विस्कोसिटी क्या होता है, यानी स्यानता गाढ़ापन क्या होता है। यह द्रव की वो प्रकृति है जिसमें फिन वेग से चल रहे द्रव एक दूसरे को प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है भैया, ये इंपॉर्टेंट है। म्यू से प्रदर्शित करते हैं स्यानता को, और इसका मात्रक पास्कल होता है। यस, यह न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर या किलोग्राम सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, इसको आप समझ लीजिएगा। एमकेएस पद्धति में पास्कल कहते हैं, सीजीएस में पॉइस कहते हैं। ये न्यू प्रोपोर्शनल 1/T से होता है। अब देखिए तरलता क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट विस्को तरलता, ये भैया फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तरलता क्या होता है, ये फार्मूले जो हैं इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हीट यानी ऊष्मा, ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। और गर्म 47। फिर जूल, जूल सबसे बड़ी इकाई होती है। कैलोरी सबसे कम इकाई होती है। फिर अर्ग, बॉडी टेम्परेचर, हीट। अब ऊष्मा एक चैप्टर नया स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा यहाँ से इसको समझने की हम लोग कोशिश करें। हीट यानी ऊष्मा, तो ऊष्मा में देखो बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस पे, और ठंडा कितने पे 10 डिग्री सेल्सियस पे। गर्म जब 47 डिग्री टेम्परेचर हो जाए शरीर का तब लगता है गर्मी हो जाता है। सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, जूल। फिर कैलोरी, फिर अर्ग सबसे छोटी इकाई है। तापमान का मापन कैसे मापा जाता है, सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। देखिए ये सेल्सियस जो होता है डेली लाइफ में प्रयोग किया जाता है। केल्विन ये एसआई यूनिट है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर। और फ़ारेनहाइट ये मेडिकल लाइन में प्रयोग किया जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये एसआई का फुल फॉर्म होता है। देखिए वाटर यानी पानी में 0 डिग्री 100 डिग्री टेम्परेचर, बॉइलिंग यानी मेल्टिंग पॉइंट है। यहाँ से कुछ चीज़ें और समझ लीजिए, ये 0 डिग्री जो है ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है, और ये 100 डिग्री ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है। फिर ये 273 मतलब 0 डिग्री कंपेरिजन में है, और ये 313। फिर ये क्या है 32 और 212। अब यहाँ से देखिए एक फार्मूला आपको निकल के आएगा, C-0/100, C-0/100 इक्वल टू K-273/100। अब यहाँ से देखिए PM-32/100, यहाँ से ये 100 से हम लोग काटते हैं तो देखिए 20 × 500 20 × 500 क्या होगा, क्योंकि सारे में इक्वल लगा है तो 20 × 500 20 × 500 और 20 × 9 180, तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो यहाँ क्या, अब दो C-0 यानी कुछ नहीं घट रहा है, तो यहाँ C/5 बराबर K-273/5, यहाँ F-32/9। तो ये एक फार्मूला यहाँ से निकल गया है जिससे एक दूसरे से कंपेरिजन करके निकाला जा सकता है। जैसे सपोज दैट अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि अगर किसी का टेम्परेचर सेल्सियस में 50 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, ये कट जाएगा। और यहाँ क्या होगा देखो
सी 50 डिग्री सेल्सियस है तो C/5 ये इक्वल टू K माइनस 273/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब C-273, C है 50, तो 50 ये माइनस है तो इधर आ गया प्लस होगा 273 इक्वल टू K। तो 273 में जब 50 को जोड़ोगे तो 3 7 5 12 2 1 3 323 केल्विन, 323 केल्विन। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए वो कौन सा तापमान है जिस पर दोनों ये भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, दमदार क्वेश्चन। वो कौन सा तापमान है जिस पर C इक्वल टू यानी C=F होगा। तो वो टेम्परेचर देखो C/5 इक्वल टू, ये लिखा भी है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो यहाँ ये 9 से इधर गुणा कर दो और 5 से इधर कर दो। तो 9C इक्वल टू 5C माइनस 160। 5C क्योंकि C इक्वल टू F इतना हो तो 9C इक्वल टू 5C। अभी 4C हो जाएगा इधर आकर के। तो 4C ये माइनस रहेगा ही तो ये इधर आके 4C हो जाएगा। C बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस में, ये इक्वल टू क्या होगा फ़ारेनहाइट। फिर देखिए ऊष्मा प्रवाह के प्रकार। कंडक्शन यानी चालन ठोस में होता है भैया, कन्वेक्शन संवहन, फिर रेडिएशन यानी विकिरण के माध्यम से। अब ये चालन ठोस में कैसे होता है, लिक्विड और गैस में संवहन की विधि से होता है, विकिरण में इनके कोई मीडियम नहीं फिक्स होता है। चालन जब ऊष्मा का प्रवाह बिना किसी अणुओं की वास्तविक गति के कारण होता है तो उसे चालन कहते हैं। पहला समझ गए जैसे लोहे की छड़ में होता है, जिसमें क्या जब ऊष्मा का प्रवाह बिना किसी अणुओं की वास्तविक गति के कारण होता है तब ऐसा होता है। संवहन यह अणुओं की वास्तविक गति के कारण होता है, जैसे पानी का गर्म होना यह अणुओं की वास्तविक गति के कारण होता है, जैसे पानी का गर्म होना। फिर AC को ऊपर लगाया जाता है इसलिए रूम हीट, नीचे लगाया जाता है हीटर। फिर रोशनदान ऊपर लगाया जाता है। ये इनके एग्जाम्पल हैं। जैसे समुद्री यानी कास्ट इलाकों में इक्वल टेम्परेचर होता है, कोहरे वाली रात, ये सब संवहन विधि से होती है। विकिरण ये सबसे तेज ऊष्मा का प्रवाह करता है, जैसे सनलाइट, बिना कोहरे वाली रात। पानी को 0 से 10 डिग्री चेंज करने के लिए वॉल्यूम डेंसिटी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर देखिए विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा जो है ये इकाई द्रव्यमान, इकाई तापमान, ये सब यहाँ किसी भी इकाई द्रव्यमान पदार्थ का तापमान बढ़ाने के लिए उत्सर्जित या अवशोषित मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। स्पेसिफिक हीट ये Q इक्वल टू M इंटू डेल्टा T होता है, जैसा हीट और फिर मास इंटू चेंज टेम्परेचर। तो ये जूल होता है, किलोग्राम केल्विन, इनका मात्रक हो गया। अब ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अवस्था परिवर्तन कैसे इसको करना, ठोस या द्रव में तथा द्रव को गैस में परिवर्तन, और वाइस वर्सा जस्ट इसी का अपोजिट पूरा ये सिस्टम रहेगा। ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके इतना आप कंप्लीट कर सकते हैं। लैटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा, वो ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक हो, गुप्त ऊष्मा कहलाते हैं। यानी वो अवस्था, वो गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, जैसे वो ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक हो, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसके लिए फार्मूला जो है वो आप देख लीजिए। फिर हिमांक या गलनांक क्या होता है, तापमान जिस पर किसी भी पदार्थ का ठोस तथा द्रव अवस्था एक रूप यानी एक साथ रहे, हिमांक या गलनांक कहते हैं। फिर क्वथनांक वो तापमान जिस पर किसी भी पदार्थ का द्रव तथा ठोस अवस्था एक साथ रहे, क्वथनांक बिंदु कहलाते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज या फोर्स क्या होते हैं? तो ये आर रो यल अपान ये होता है, इसे ओम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये श्रेणी क्रम का सिस्टम है, ऐसे इनको जोड़ा जाता है। और ये समांतर क्रम का है। इनका प्रयोग कहाँ होता है? ये श्रेणी क्रम वाले का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे ट्रेन में, फिर जैसे डेकोरेशन में, गैल्वेनोमीटर में इनका प्रयोग किया जाता है। और इस समांतर क्रम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? घरों में। और ये वीडियोस अपने दोस्तों सहपाठियों को इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे सबका कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद।